नमस्कार दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत में आम चुनावों को पारदर्शितापूर्ण बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। के.एम. जोसेफ साहब की अध्यक्षता में गठित 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनाव आयोग में सदस्यों की नियुक्ति को लेकर पूर्व में चली आ रही व्यवस्था को बदल करके एक नई व्यवस्था का निर्माण करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त सहित अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया के रूप में कॉलेजियम सिस्टम को अपनाने की बात की गई। कॉलेजियम सिस्टम वो व्यवस्था है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति जी को सिफारिश की जाती है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कॉलेजियम के द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश की जाएगी और कॉलेजियम की सिफारिश किए गए नामों को राष्ट्रपति को चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त करना होगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित इस कॉलेजियम सिस्टम में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल है और यदि लोकसभा में कोई भी विपक्ष नहीं है तो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी का नेता इस कॉलेजियम सिस्टम का सदस्य बनेगा। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या इस फैसले के मायने हैं और चुनाव आयोग में सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया पहले क्या थी और वर्तमान में इस प्रक्रिया को पलटा क्यों गया, क्या ऐसी सिचुएशंस रही जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया। The Supreme Court today has said that the election commissioners will be appointed by a panel which is collegium-like system comprising of the Prime Minister, the Chief Justice of India and the leader of the opposition. And retired bureaucrat Arun Goel has been appointed as an election. In a landmark judgment, India's Supreme Court has... आप लोगों को पता ही होगा कि भारत में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव आयोग के द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं और चुनाव आयोग इन चुनावों के संबंध में इनकी तिथियां जारी करता है और चुनाव से 3 महीने पहले आचार संहिता लागू करता है और साथ ही में चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूचियां तैयार की जाती है और जब चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पार्टी इलीगल तरीका इस्तेमाल ना करे चुनाव जीतने के लिए, इसलिए चुनाव आयोग उन पर नियंत्रण भी रखता है और जब किसी उम्मीदवार या पार्टी के द्वारा इलीगल एक्टिविटीज पाई जाती हैं तो चुनाव आयोग उस पार्टी की और उस उम्मीदवार के प्रचार पर रोक लगा सकता है, उस उम्मीदवार की सदस्यता रद्द कर सकता है और उस पार्टी की सदस्यता भी रद्द कर सकता है। ये सभी शक्तियां भारतीय चुनाव आयोग के पास में होती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को समझने से पहले हमें इसके बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ। 24 जनवरी 1950 को वर्तमान चुनाव आयोग अस्तित्व में आया और 1950 से लेकर के 1993 तक यह चुनाव आयोग एक सदस्य आयोग था। 1993 के पश्चात इस चुनाव आयोग में 2 सदस्यों को और शामिल किया गया और वर्तमान में जो चुनाव आयोग है जिसमें 3 सदस्य शामिल थे, यह व्यवस्था 1993 से चली आ रही थी। वर्तमान चुनाव आयोग की संरचना की बात करें तो इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त सहित 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल होते हैं और अब हम बात करते हैं इस फैसले के बारे में, क्योंकि यह फैसला संबंधित है चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस फैसले से पहले चुनाव आयोग में नियुक्तियां किस तरीके से होती थी। दोस्तों, आपको जान करके हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में आम चुनावों को करवाने की जिम्मेदारी जिस चुनाव आयोग को सौंपी गई उस चुनाव आयोग में नियुक्ति से संबंधित पारदर्शिता नहीं रखी गई। अगर मैं बात करूं 1950 से लेकर के 2023 तक की, इस फैसले के आने से पहले तक चुनाव आयोग में सदस्यों की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती थी। मतलब देखकर अजीब लगता है और यह खतरा हमेशा बना रहता है कि सत्तारूढ़ दल अपने चिर परिचितों को चुनाव आयोग में शामिल करें ताकि आने वाले चुनावों में उस सत्तारूढ़ दल को फायदा मिले और समय समय पर राजनीतिक दलों के द्वारा इस प्रक्रिया का फायदा उठाया गया है। और जब से बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आई है तब से विपक्ष लगातार बीजेपी गवर्नमेंट पर आरोप लगाता आया है, चाहे वो ईवीएम हैक करने का मामला हो, चाहे वो चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता का मामला हो, और ये हमेशा से आरोप लगते आए हैं चुनाव आयोग के कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रह करके चुनाव नहीं करवाते। अब सवाल ये उठता है कि क्या कभी चुनाव आयोग की संरचना में सुधार करने का प्रयास नहीं किया गया। तो चुनाव आयोग की संरचना में सुधार करने के लिए और चुनाव आयोग में सदस्यों की नियुक्ति को पारदर्शितापूर्ण बनाने के लिए और निष्पक्ष बनाने के लिए 2018 में याचिकाकर्ताओं के द्वारा कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट में दायर इन याचिकाओं में मुख्य चुनाव आयुक्त सहित अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में कॉलेजियम सिस्टम की मांग की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं को क्लब करके
ये केस संविधान पीठ के पास में भेज दिया और 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन के.एम. जोसेफ साहब की अध्यक्षता में किया गया। मई 2022 में सुशील चंद्रा जो कि चुनाव आयुक्त थे, इनके रिटायरमेंट के पश्चात चुनाव आयोग में एक सदस्य का पद खाली था और इसी समय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई भी इस केस को लेकर के चल रही थी। लेकिन नवंबर 2022 में सरकार के द्वारा 1985 बैच के आईएएस अधिकारी अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी। अरुण गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाए गए क्योंकि अरुण गोयल उद्योग विभाग में मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे। दिसंबर में उनका रिटायरमेंट होने वाला था, लेकिन नवंबर 2022 में अरुण गोयल के द्वारा वीआरएस ले लिया गया और जिस दिन वीआरएस लिया गया उसी दिन मंत्रिमंडल के द्वारा राष्ट्रपति के पास में 4 नामों की सिफारिश भेजी गई और उन नामों में से अरुण गोयल का नाम भी शामिल था और अरुण गोयल सबसे जूनियर होने के बावजूद भी राष्ट्रपति ने अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति दे दी। और जिस तरीके से अरुण गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया को बिजली की तरह आगे बढ़ाया, एक दिन में उनको वीआरएस दिला दिया गया, एक दिन में उनके नामों की सिफारिश राष्ट्रपति के पास में भेजी गई और उसी दिन राष्ट्रपति जी के द्वारा उनके नाम पर मोहर लगा दी गई और उसी दिन उनको पद की शपथ दिला दी गई। जिससे जो याचिकाकर्ता है उन्होंने अरुण गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया पर काफी सवाल खड़े किए और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में सरकार को भी तलब किया कि जो भी अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया अपनाई गई है उसकी फाइल सुप्रीम कोर्ट के पास में पेश किया जाए ताकि हम देखें कि अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाने में सही प्रक्रिया का पालन किया गया है या नहीं किया गया है। अब सवाल ये आता है कि जो अरुण गोयल को नियुक्ति दी गई थी क्या वो असंवैधानिक है? तो दोस्तों हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 324(2) और आर्टिकल 324(2) ये कहता है कि संसद चुनाव आयोग के संबंध में और चुनाव आयोग में जो भी सदस्य है उनके नियुक्ति और उनके वेतन के संबंध में कानून का निर्माण करेगी। लेकिन संसद ने अभी भी उस कानून का निर्माण नहीं किया क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जी के द्वारा चुनाव आयुक्तों की और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। इसलिए 1950 से लेकर के 2023 तक इसी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। मंत्रिमंडल नामों की सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति जी उन नामों पर अपनी मुहर लगाते हैं और जिस व्यक्ति के नाम पर मुहर लगती है वही व्यक्ति चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बैठता है। और जैसा कि लग ही रहा था कि अरुण गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और याचिकाकर्ताओं की तरफ से प्रशांत भूषण ने इस खेल को हैंडल किया। प्रशांत भूषण का यह कहना था कि चुनाव आयोग में जब भी मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है तो प्रशासनिक अधिकारियों के रिटायरमेंट के बाद में इनकी नियुक्ति की जाती है, जबकि अरुण गोयल उस समय उद्योग सचिव के रूप में सरकार के साथ में काम कर रहे थे और उनको वीआरएस दिलवाया गया और फिर उसके बाद भी उनकी चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति की गई। और जब राजीव कुमार जो कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो अपने पद से रिटायर्ड होंगे, उस समय प्रबल संभावना हो जाएगी कि अरुण गोयल मुख्य चुनाव आयुक्त बने। इसको लेकर के प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी दलीलों को ध्यान से सुना और ध्यान से सुनते हुए चूंकि हमारे संविधान में किसी भी तरह के चुनाव आयोग में सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में कानून का निर्माण नहीं किया गया है, इसलिए अरुण गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया को उन्होंने वैलिड करार दिया। लेकिन साथ ही में आने वाले समय में चुनाव आयोग में नियुक्तियां पारदर्शितापूर्ण और निष्पक्ष हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में एक आमूलचूल परिवर्तन करते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल हो गए, इन तीनों को मिलाकर के एक कॉलेजियम का गठन किया गया। ये कॉलेजियम राष्ट्रपति को चुनाव आयोग में कौन सदस्य बन सकता है, कौन मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकता है, इसके नाम की सिफारिश करेगा और राष्ट्रपति जी उस नाम को चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में सहमति प्रदान करेंगे। हालांकि आज का मुद्दा बहुत सरल था, ज्यादा क्रिटिकल नहीं था, लेकिन आप लोगों को यह बताना जरूरी है कि हमारे संविधान में जब भी किसी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया जाता है तो किस तरीके से राजनीतिक दलों के द्वारा उसका फायदा उठाया जाता है। और जब सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी भी प्रकार का डिसीजन देता है तो लोग इसको जुडिशियल एक्टिविज्म की संज्ञा देते हैं, न्यायिक सक्रियता के बारे में बताते हैं। और मेरा ये मानना है कि यह डिसीजन एक मील का पत्थर है और इस डिसीजन का सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। और चुनाव आयोग जो कि आम चुनाव करवाता है और उसी से भारत की दशा और दिशा तय होती है, तो इस चुनाव आयोग में सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति सही तरीके से और निष्पक्ष हो, ताकि जो भी चुनाव करवाए जाए उसमें विपक्षी दलों का और सत्तारूढ़ दल का दोनों का भरोसा बना रहे। तो दोस्तों आपको समझ में आ ही चुका होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है इसके क्या मायने हैं। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर होना चाहिए। आप सभी लोगों के सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।